साइरस, साइरस। हर इंसान के अंदर कुछ राज दबे होते हैं। कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के धूल में खो जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। रुद्रपुर गांव के उस काली रात को कोई नहीं भूल सकता। आसमान से गिरती बूंदें जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। गांव के किनारे बनी चंदू के ढाबे पर आज सन्नाटा था, सिवाय उन 4 दोस्तों के जो कुदरत के इस टांडे का मजा ले रहे थे। ओहा चंदू भाई, क्या कड़क चाय बनाई है। इस बिजली की कड़कड़ाहट और ठंडी के बीच इस गर्म चाय का कोई तोड़ नहीं डर। सही कह रहा है राजू, बस ये बिजली बार बार जा रही है, यही थोड़ा खल रहा है और ना माहौल तो एकदम फिल्मी हो गया है। अरे विकी बाबू, रुद्रपुर में बारिश का मतलब ही यही है। जब बादल गरजता है तो यहाँ की पुरानी दीवारों से भी डर की महक आने लगती है। कैसी डर? चंदू भाई और आर्यन भाई, आप तो शहर से आए हो, आपको डर वर लगता है क्या इन बातों से? डर इंसानों के सोच में होता है राजू, लेकिन हाँ, इस मौसम ये कुछ यादें ताजा कर देता है। अरे आर्यन भाई के बातें छोड़ो, आज शंभू काका नहीं आए, उनकी कहानियां के बिना तो यह ढाबा अधूरा लग रहा है। लोग कहते हैं काका की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हकीकत होती हैं। सभी दोस्त बातें कर रहे थे, तभी वहां पर शंभू काका आते हैं। अरे काका आ गए। आइए काका, आपका ही जिक्र कर रहे थे। आज तो देर कर दिया आपने, कोई बात नहीं। क्या करूं बेटा, घर पर थोड़ा काम था और फिर ये कमबख्त बिजली, अंधेरे में रास्ता पहचानना मुश्किल हो रहा था। काका, अब आप आ गए हैं तो चाय पकौड़े तैयार हैं। बस अब कोई ऐसी कहानी सुनाइए कि बस ये वारिस की रात हमेशा के लिए याद रह जाए। आज मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी कहानी सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का ओह पना दिखाऊंगा जिसे मैंने सलो से बंद रखा था। यह किस्सा उस वक्त का था जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जवान और निडर। उस रात भी ऐसी ही तूफानी बारिश थी। रुद्रपुर के कच्चे रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। मेरी अम्मी का ताबियत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनकी दवाइयां खत्म हो गई थी और डॉक्टर साहब पास के गांव सुल्तानपुर में रहते थे। माँ फिक्र मत करो, मैं अभी सुल्तानपुर जाकर डॉक्टर शुक्ला से दावा लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, बाहर देख तो सही, और सामान फट पड़ा है। इतनी रात को उस जंगल वाले रास्ता से जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, तुम मत जा। अरे माँ, ये वारिस तो रोज होती है, पर आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं जल्दी लौट आऊंगा, रास्ते में कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। अम्मी ने बहुत रोका पर मैं नहीं माना। अपने साथ एक टॉर्च लिया और निकल पड़ा। उस काली रात में बाहर सन्नाटा इतना था कि अपनी ही धड़क न सुनाई दे रही थी। वारिस की बूंदें सुई की तरह चुभ रही थी। ये वारिस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सुल्तानपुर अभी भी 3 मील दूर है, क्या मैं पहुंच पाऊंगा? सोमेश आगे बढ़ रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक आदमी रिक्शा लिए खड़ा था। ओ भाई, ओ रिक्शा वाले भाई, रुको भाई। इतनी रात को इस कयामत की वारिस में कहा कि तैयारी है बाबूजी, यहाँ तो यमराज के दूध भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। मुझे सुल्तानपुर जाना है, माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर से दावा लेनी है। क्या तुम चलोगे? मैं दुगने पैसे दूंगा। सुल्तानपुर? क्या कहा तुमने? सुल्तानपुर जाओगे? तुम्हारा दिमाग तो सही है, लगता है तुम इस इलाके में नई हो बाबूजी। हाँ, हम यहाँ कुछ महीने पहले ही आए हैं, पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या बात है? वहां न जाओ तो ही अच्छा है, अभी यहां से लौट जाओ। उस गांव के सरहद पर अनामिका का साया है, जो वहां गया ओह कभी वापिस नहीं आया। मैं तो चला अपने घर जान, प्यारी है मुझे तुम भी, लौट जाओ। क्या आप उस रिक्शे वाले की बात सुनकर डरे नहीं? डर तो लगा राजू, पर माँ के ममता के आगे सब छोटा था। मैंने उसके बातों को अहम समझा और आगे बढ़ गया। मुझे क्या पता आगे मेरा सामना किससे होने वाला है। रिक्शा वाला के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। तभी रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ आया। उस अंधेरे में पेड़ की टहनियां ऐसी लग रही थी जैसे कोई राक्षस हाथ फैलाए खड़ा हो। अचानक बिजली कड़की, तभी मेरी नज़र एक पेड़ की डाल पे पड़ी। ये बिली इतने बारिश में भीग नहीं रही, और ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे कुछ कहना चाहती हो? वो बिली हिली तक नहीं, उसकी नज़रें मुझ पे गड़ी हुई थी। अजीब सी बात वो थी कि उसकी आंखों में जानवर जैसी चमक नहीं, बल्कि इंसानों जैसी नफरत थी। मैंने अपना रास्ता बदला और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था।
बारिश इतनी तेज थी कि मुझे मजबूरन एक पेड़ के नीचे पनाह लेनी पड़ी। मैंने सोचा शायद बारिश रुक जाए। तभी एक बहुत सुंदर लड़की मेरे तरफ आते दिखी, फिर बगल में खड़ी हो गई। अरे आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? मैं सुल्तानपुर की हूँ। मैं एक रईस यहाँ काम करती हूँ। आज काम में देर हो गई और मैं यहाँ बारिश में फंस गई। मुझे भी सुल्तानपुर ही जाना है। अगर आप चाहें तो हम साथ चल सकते हैं। इस मौसम में अकेले जाना ठीक नहीं है। आपका सुखरिया में अकेले जाने से बहुत डर रही थी। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? फिर आप डॉक्टर के पास चले जाना। जी बिल्कुल, चलिए। दोनों ने चलना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो सुल्तानपुर के सीमा तक पहुंच रहे थे, माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी सड़ा हुआ गंध आने लगी। ये किसी गंध है, जैसे कोई जानवर मर गया हो। शायद कोई कुत्ता मर गया होगा झाड़ियों में। आप आगे चलिए। चलते चलते अचानक झाड़ियों से किसी की चीखने की आवाज आई, जो ना तो किसी आदमी की थी और ना ही किसी जाने पहचाने जानवरों की। वो आवाज रूह कपा देने वाली थी। ये क्या था? कुछ नहीं, बस हवा का झोंका होगा। आप डरे हुए क्यों हैं? नहीं, डर नहीं रहा, बस ये रास्ता कुछ सही नहीं लग रहा। देखो सामने कोई खड़ा है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। शायद आपको कोई बहम है। बारिश और थकान की वजह से आपकी आंखें धोखा खा रही है। मैंने उसकी बात मान ली। थोड़ी ही देर चलने के बाद एक सुनसान मोड़ पर पहुंचे, जहां झाड़ियों के पीछे उसका घर छुपा हुआ था। ये लीजिए, मेरा घर आ गया। आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कोई बात नहीं, अब मैं निकलता हूँ। मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। रुकिए, आप पूरी तरह से भीग गए हैं। मैं अंदर से आपके लिए छतरी लाती हूँ, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। 2 मिनट रुकिएगा। लड़की अंदर चली गई। मैंने 10 मिनट इंतजार किया, फिर 20 मिनट, आधा घंटा बीत गया, पर वो लड़की नहीं आई। घर का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने सोचा शायद उसे छतरी नहीं मिल रही होगी, इसलिए मैं खुद अंदर चला गया। कौन हो तुम इतनी रात को? मेरे घर में तुम क्या कर रहे हो? बाबा, मैं उस लड़की के लिए रुका हूँ। उस लाल साड़ी वाली लड़की, वो अभी अंदर आई है छतरी लेने। क्या? लाल साड़ी लड़की? बेटा, इस घर में पिछले 10 साल से मेरे सिवा कोई नहीं रहता। मेरी बेटी अनामिका 10 साल पहले इसी वारिस की रात। पर वो अभी मेरे साथ आई थी। वो मेरे से मदद मांगी थी। हाँ, वो हर साल इसी रात को बाहर निकलती हैं। वो उन्हीं लोगों को ढूंढती हैं जो उसकी मदद करें। जो उसे घर तक छोड़ देता है वो बच जाता है, और जो नहीं छोड़ता है वो। मैं होश खो बैठा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं उस घर से पागलों की तरह भगा था। पीछे से उस लड़की की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गुजर रही थी। मैं भागते भागते कब सड़क पर गिरा, कब बेहोश हुआ, कुछ पता नहीं। जब सोमेश की आंख खुली, वो बिस्तर पर था। माँ कहाँ है? दवा, मुझे दवा लानी थी। सानत हो जा बेटा, तू रात को बेहोश मिल था, लेकिन देख, डॉक्टर शुक्ला खुद सुबह सुबह आ गए थे। उन्होंने दवा दे दी है और अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? रात तो बहुत भयानक बारिश थी। बेटा, रात करीब 3 बजे कोई मेरे दरवाजे पे दस्तक दी थी। जब मैंने खोला तो वहाँ कोई नहीं था। बस एक पर्ची पड़ी थी जिस पर तुम्हारे घर का पता और तुम्हारी माँ की हालत लिखी थी। मुझे लगा कोई इमरजेंसी होगी तो मैं सुबह होते ही यहाँ आ गया। ढाबे में बैठे सभी लोग सुन थे। आर्यन, जो पहले इन बातों का मजाक बना रहा था, अब उसके माथे पर पसीना था। तो आर्यन बेटा बताओ, क्या ये कोई बहम है आज भी? कभी रुद्रपुर में तूफानी बारिश होती है तो सुल्तानपुर के उस रास्ते पर वो लाल साड़ी वाली लड़की नजर आती है। मैं सिर्फ कहानी नहीं, अंधेरे की आवाज हूं। डर मेरा अंदाज है। मैं सहराज हूं।